नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पति पत्नी में रोज रोज होने वाले झगड़ों का सास ने निकाला ऐसा समाधान कि सब देखते रह गए। मोना, अरे कहाँ हो तुम? मेरी कमीज के साथ की मैचिंग टाई भी नहीं निकाल सकती तुम? जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी मुझे ऑफिस जाने में। सुबह के 7 बजे अरमान की गुस्से भरी कड़कती आवाज पूरे घर में गूंज उठी। जैसे बाज दीवारों से टकराकर रसोई में पहुंची। रोटी सेकती मोना ने हड़बड़ी में तवा किनारे रखा और अपने कमरे की ओर दौड़ी। उसने तुरंत दूसरी टाई निकालकर अरमान के हाथ में थमाई और बिना एक पल गवाए वापस रसोई की ओर दौड़ गई। सुबह सुबह उसके पास इतनी मोहलत कहाँ थी कि 2 पल रुककर चैन की सांस भी ले सके। उसकी हर सुबह कुछ यूं ही शुरू होती थी। सुबह के 5 बजे से मोना का दिन शुरू हो जाता। नहा धोकर वो सीधे रसोई में लग जाती। पहले नाश्ता बनाने की तैयारी करती और फिर बच्चों को तैयार करके उन्हें नाश्ता खिलाती। इतने तक पति भी तैयार हो जाते तो उसे नाश्ता खिलाने के साथ साथ सासू माँ का नाश्ता बनाकर भी उन्हें दे देती। और ये सब करते करते उसका भी ऑफिस जाने का समय हो जाता था। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर थी मोना। किसी प्रकार उल्टा सीधा नाश्ता करके अपना टिफिन पैक करती। सब कामों के चक्कर में अक्सर ऑफिस पहुंचते मुझसे देरी हो जाती थी और फिर सुनने को मिलती थी उसे अपने उच्च अधिकारियों की फटकार। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका पति अरमान दिन रात उसके काम में मीन मेख निकालता रहता था। हालांकि वो अपने पति से ज्यादा पढ़ी लिखी, ज्यादा कमाने वाली और बहुत अधिक खूबसूरत थी। परंतु अरमान अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करने की बजाय उसे जलन महसूस करता था और हमेशा बस उस पर बरसता रहता था। अक्सर मायके में बिताए सुखद पलों को याद करके मोना की आंखें भर आती थी। माता पिता की दुलारी हुआ करती थी। 3 बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे सुंदर और पढ़ने में बहुत तेज। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसके अरमान के साथ शादी हो गई। मोना एक बेहद चुलबुले मगर सहनशील स्वभाव की लड़की थी। विवाह के बाद उसने स्वयं को अपने ससुराल के वातावरण में ढाल दिया था। परंतु अरमान थोड़े रूखे स्वभाव का था। उसका ऐसा स्वभाव देखकर वो भी कभी कभार उदास हो जाती थी, परंतु सास से उसकी अच्छी बनती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो 2 प्यारे से बच्चों की मां बन गई। परंतु परिवार बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगे। अरमान की तनख्वाह कुछ खास नहीं थी। मुश्किल से घर खर्ची चल पाता था। इसलिए मोना ने अपनी सास की सहमति लेकर नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के कारण तुरंत ही उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। मोना की तनख्वाह अरमान से ज्यादा थी, जिससे अरमान के दिल में हीन भावना का वास होने लगा था। और तो और अरमान को हमेशा उस पर एक शक बना रहता था। नौकरी से घर लौटती तो उसे कई तरह के सवाल पूछता, परंतु मोना ने कभी अपना संयम नहीं खोया था और न ही कभी पलटकर उसे जवाब दिया। पत्नी की सुंदरता और सुघड़ता की तारीफ सुनकर उसके कान पकने लगे थे। वही मोना की कर्तव्य निष्ठा और बेमिसाल प्रतिभा ने उसे कार्य क्षेत्र में भी जल्दी ही सफलता का स्वाद चखा दिया। कुछ ही महीनों में उसे नौकरी में भी तरक्की मिल गई। अब तो अरमान के भीतर का शक जो अब तक धुआं बनकर धीरे धीरे सुलग रहा था, तेज लपटों में तब्दील हो गया और मन में विचार उठने लगा, कहीं मेरी पत्नी इतनी ऊंचाई ना छू ली कि लोग मुझे मोना का पति कहकर बुलवाने लगे। ये सोच अरमान के पुरुष अहंकार को भीतर तक हिला देती थी। उसके मन में एक प्रतिद्वंदी पुरुष जाग उठा, जिसे अपना अस्तित्व
अपनी पत्नी की कामयाबी के आगे फीका पड़ता महसूस होने लगा। उसकी गलतियां निकालकर उसे जलील करना, उसकी बातों को काटना, हर छोटी बड़ी बात पर चिल्लाना अब अरमान की आदत बन चुकी थी। घर में आए दिन अरमान की गुस्से भरी आवाजें गूंजी थी। मोना को किसी न किसी बहाने अपमानित करना जैसे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। दोनों बच्चे भी ये देखकर सहम जाते, वे अपनी माँ को चुपचाप काम करते हुए देखते और मासूमियत से पूछ बैठते, माँ, पापा आप पर इतना क्यों चिल्लाते हैं? आप तो दिन भर काम करती रहती हो, हम सबका इतना ख्याल रखती हो, फिर पापा आप पर गुस्सा क्यों कहते हैं? मोना के पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में बस एक सूनी पीड़ा तैर जाती। अब बच्चों को स्नेह से अपने सीने से लगा लेती। एक दिन उनके बेटे का जन्मदिन आया। अरमान ने घर पर पार्टी रखी और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। मोना ने खुद सारा खाना तैयार किया था। जब मेहमानों को इस बात का पता चला तो वह मोना की तारीफ करते नहीं थके। कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था तो कोई उसकी रसोई की कलाकारी पर मुग्ध था। किसी ने कहा, अरमान सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी आदर्श पत्नी मिली है तुम्हें। हर कोई ऐसी पत्नी की कामना करता है। ये सुनकर तो अरमान जैसे जल भुनकर कोयला हो रहा था। हर एक प्रशंसा का शब्द उसके कानों में खौलते हुए शीशे की तरह उतर रहा था। दोस्तों की बातें मानो उसे जलील कर रही थी। वो वहां खड़ा खड़ा पत्नी की सुंदरता और सामर्थ्य की प्रशंसा से जलता जा रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला और गहरी होती जा रही थी। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, परंतु जब पार्टी खत्म हुई और मेहमान विदा हुए और सारा काम निपटाकर थकी हारी मोना ने जैसे कमरे में कदम रखा तो अरमान तंज भरी मुस्कान के साथ व्यंग्य कसते हुए बोला, मोना, आज तो तुमने सच में अपना कमाल दिखा दिया। अपनी सुंदरता का ऐसा जलवा बिखेरा कि मेरे सारे दोस्त बस तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रहे थे। वो तो तुमसे नजरें हटाए नहीं पा रहे थे। पूरे समय बस तुम्हारी बातें हो रही थी। मोना कितनी सुंदर है, मोना कितनी होशियार है, मोना ने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई थी, बच्चे के लिए नहीं। मैं पूछता हूँ, बच्चे का जन्मदिन था या शादी ब्याह का अवसर जो इतना सर धजकर आई थी? अरमान के आवाज में जलन का जहर घुला हुआ था, लेकिन मोना बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत स्वर में बोली, अरमान, मैंने जो किया वो अपने बेटे की खुशी के लिए किया। अगर किसी ने मेरी तारीफ कर दी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत देर हो गई है, सुबह मुझे भी अपनी नौकरी पर जाना है और आपको भी, इसलिए बेहतर होगा कि अब आराम कर लें। इतना कहकर वो करवट लेकर सो गई, लेकिन अरमान को उसकी चुप्पी रास नहीं आ रही थी। खैर, इसी तरह दिन बीतते रहे। अरमान कोई ना कोई बहाना बनाकर मोना पर चिल्लाने लगता, लेकिन मोना चुपचाप उसकी हर बात को सहन कर जाती। परंतु समय बीतने के साथ अरमान का अपनी पत्नी पर शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब तो ये हालत हो गई थी कि जब भी मोना के फोन की घंटी बजती, अरमान लपक कर उठा लेता। फोन किसी का भी हो, अरमान के रहते आएगा तो वही उठाएगा। फोन पूरी तफ्तीश करेगा। मोना, ये क्या काम है? क्या बात करनी है? कहाँ से बोल रहे हो? ऑफिस में मोना के कॉलीग्स भी मोना का मजाक उड़ाने लगी थी। वह अरमान को उसका जिगर कहते थे। सबकी नजरों में वह दया की पात्र बन चुकी थी। आज मोना के ऑफिस में वार्षिक उत्सव था। इसमें कंपनी के उच्च अधिकारी भी आने वाले थे और मोना को उनके समक्ष प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी दी गई थी। सुबह सुबह रसोई से लेकर साफ सफाई तक सब कुछ उसने जल्दी जल्दी निपटा लिया। फिर असली सासू माँ से कहा, माँ जी, आज ऑफिस में वार्षिक उत्सव है,
मुझे घर आने में शायद थोड़ी देरी हो जाएगी। मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप गरम करके सबको खिला देना। तो रमाजी ने बड़े प्यार से कहा, तुम फिक्र मत करो बहू, मैं सबको समय पर खाना दे दूंगी और चाय भी बना दूंगी। तुम चिंता छोड़कर आराम से जाओ। सासू माँ की बातों से आस्त व्यस्त होकर मुन्ना तैयार होने चली गई। आमतौर पर वो बहुत हल्के रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाया करती थी, लेकिन आज ऑफिस में खास दिन था तो उसने गुलाबी रंग की एक सुंदर सी साड़ी पहनी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी, और हल्का सा मेकअप किया। तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो देखते ही रमा जी उसकी बलाएं लेते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो बहू, किसी की नजर ना लगे। देखना आज अरमान भी तुम्हारा ये रूप देखकर लड़ना झगड़ना भूल ही जाएगा। अपनी तारीफ सुनकर मोना के गाल और गुलाबी हो गए। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ जाओ बहू, खूब खुश रहो और अपना ध्यान रखना। शाम के समय जब अरमान घर पहुंचा तो अपने जूते और मोजे दूर पटकते हुए चिल्लाते हुए बोला, मोना कहाँ हो? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। तभी उसकी माँ कमरे से बाहर आई और बोली, बेटा तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। सुनते ही भड़क पड़ा अरमान, क्यों, आप क्यों खाना लेकर आएंगी? उस महारानी के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? अरमान बेटा, बहू ने सुबह ही बताया था कि ऑफिस में फंक्शन है, इसलिए देर हो सकती है। मैं खाना गरम कर देती हूँ, तुम आराम से खा लो। अरमान का गुस्सा उबल पड़ा। भोजन की थाली देखते ही दहाड़ा, ये कैसा खाना है, बिल्कुल बेस्वाद, मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। कहते उसने थाली एक तरफ पटक दी। मैं बार बार घड़ी की ओर देखता और गुस्से में बड़बड़ाता, पता नहीं किसके साथ गुच्छरे उड़ा रही होगी। फिर उसने गुस्से से कांपते हुए मोना को फोन मिलाया। फोन की घंटी बजती रही, लेकिन मोना ने कॉल रिसीव नहीं की। इस बात पर अरमान का पारा और चढ़ गया। रह रहकर उसके दिमाग में यही बातें आ रही थी कि मोना के सहयोगी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे होंगे, उसके साथ हंसी मजाक और मस्ती कर रहे होंगे और वो मुस्कुरा रही होगी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। मोना ने दरवाजे पर दस्तक दी। बहू तुम आ गई, खाना खाया कि नहीं? मोना ने थकी आवाज में कहा, नहीं मां जी, खाने का समय ही नहीं मिला, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई, सबने बहुत तारीफ की। कहते हुए मोना ने बच्चों के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा। दोनों बच्चे सो रहे थे। सासू माँ ने उसे पानी दिया और कहा, जाओ मोना, कपड़े बदल लो, मैं खाना गरम कर देती हूँ। नहीं माँ जी, थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, आप जाकर सो जाइए, मन होगा तो मैं खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। इतना कहकर मोना अपने कमरे में आई तो क्रोध से उबलता अरमान अंधेरे में चहल कदमी कर रहा था। उसे देखते ही दहाड़ उठा, ये वक्त है घर आने का? रात के 10 बज रहे हैं। मैं तुम्हें फोन कर रहा था तो फोन उठाया क्यों नहीं? किसके साथ थी तुम? मोना ने कमरे की लाइट जलाई तो अरमान उसे विस्फारित नजरों से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। गजब की खूबसूरत दिख रही थी मोना। तभी मोना बोली, आपको तो पता था कि आज ऑफिस के सालना उत्सव में मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी, बस उसी में व्यस्त थी और इसी कारण देर हो गई। यहाँ तक कि मैंने तो वहां पर खाना भी नहीं खाया कि कहीं और ज्यादा देर ना हो जाए। तभी अरमान चिल्लाया, हाँ हाँ, खूब जानता हूं मैं, जितना बन सबर कर तुम गई थी, किस तरह की प्रेजेंटेशन देकर आई होगी, मुझे सब मालूम है। और जहां तक रही खाना खाने की बात, तो तुम्हारा पेट तो अपने यार दोस्तों की तारीफें सुनकर ही भर गया होगा, खाने के लिए जगह कहाँ बची होगी। अरमान की बातें सुनते ही मोना पत्थर की तरह जड़ हो गई, लेकिन हर बार की तरह आज वो खुद को रोक ना पाई कि किस तरह की बातें कर रहे हैं आप, कुछ शर्म है या नहीं आपको?
जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हैं। इस तरह का तुम्हारा चाल चलन है ना, शर्म मुझे नहीं तुम्हें आनी चाहिए। तुम जैसी औरतों को मैं बाखूबी जानता हूँ। घर के कामकाज में तो कुछ करती नहीं और सारा पैसा मेकअप, कपड़े और सैर सपाटे पर उड़ा देती हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को कोई एहसास है या नहीं? घर के लिए क्या करती हो तुम? सारा दिन मेरी माँ ही पूरा घर संभालती है और घर खर्च में मैं देखता हूँ। तुम तो नौकरी के बहाने दिन भर मौज उड़ाती हो ऑफिस में। अरमान ने चिल्लाते हुए कहा। मोना का धैर्य अब जवाब देने लगा था तो वह बोली, आपकी तनख्वाह तो आधे महीने में खत्म हो जाती है। कभी सोचा है बाकी के दिन घर का गुजारा कैसे चलता है? मैंने तो आपसे प्यार किया था, आपको हमेशा सम्मान दिया, लेकिन आपने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा। फिर भी मुझे लगता था कि मैं अपनी प्रेम की डोर से आपको खींच लूंगी, लेकिन शायद ये भ्रम था। तभी अरमान क्रोध में चिल्लाया, मुझे ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है मोना। इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। ये ऑफिस में मौज मस्ती करके देर तक तुम्हारा घर लौटना मुझे कतई पसंद नहीं है। तो मोना ऊंची आवाज में बोली, नौकरी करूंगी तो ऑफिस के बाकी कर्मचारियों से भी बातचीत करनी पड़ेगी और बॉस से भी। बॉस कहेंगे तो देर तक काम भी करना पड़ेगा और अपनी नौकरी में छोड़ भी नहीं सकती हूँ। हाँ हाँ, तुम क्यों छोड़ने लगी नौकरी? घर बैठकर तुम्हें वो मौज मस्ती थोड़ी ना मिलने वाली है। अरमान की इस बात पर मोना ने भरी आंखें लिए कहा, आपने मुझे इज्जत दिखाने की कोशिश की, उसके बावजूद अगर मैं तरक्की कर रही हूं तो आपके अहम को चोट पड़ने लगी। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये दोहरी भूमिका निभाने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता है। घर के काम में कमी हो तो आप चिल्लाते हैं, ऑफिस में देर हो तो बॉस की फटकार सुनने को मिलती है। घर कर चलाने के लिए पैसे कम पड़ जाते थे, इसलिए नौकरी करनी शुरू की थी मैंने। लेकिन ऑफिस से लौटने में जरा सी भी देर हो जाती है तो आप मुझे शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन जब आप घर देर से लौटते हैं तो मेरे मन में तो ऐसे घटिया विचार नहीं आते। बहुत जवन चलने लगी है तेरी, आज तेरे कल ठिकाने ना लगाई तो मेरा नाम भी अरमान नहीं। कहते हुए अरमान जैसे ही मोना पर हाथ उठाने लगा, उसी समय उसकी माँ रमा जी अंदर आ गई। उन्हें मोना की ओर देखा जिसकी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। गुस्से भरे लहजे में रमा जी बोली, अरमान ये क्या तमाशा है? मेरी बहू पर हाथ उठाएगा तू? शर्म आनी चाहिए तुझे। हर वक्त तो जिस पर चिल्लाता रहता है पत्नी है तेरी, कोई नौकरानी नहीं है। और फिर आज उसने ऐसा क्या गलत कर दिया? बेचारी दिन भर काम करके थकी हारी आती है और तू आती इस पर बरस पड़ता है। माँ को मोना की तरफदारी करते देख अरमान भड़क उठा। माँ, आप हर बार इसी से सही ठहराती हैं, आपको इसमें कोई कमी नजर नहीं आती। लेकिन आप नहीं जानती इसकी असलियत क्या है। रमा जी गुस्से में कांपने लगी। असलियत असलियत ये है कि तुझे अपनी पत्नी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। असलियत ये है कि तू उसके हर काम में मीन मेघ निकालता है, उसे सराहने की बजाय उसे जलील करता है, उसके चरित्र पर सवाल उठाता है। अरमान अपनी माँ की बात सुनकर और भड़क गया। माँ, आप बीच में मत पड़ो, ये हम दोनों के बीच का मामला है, आप बस अपना काम करो। बिल्कुल नहीं, मैं चुप रहकर ये सब नहीं देख सकती अरमान। मेरी बहू बहुत मेहनती और संस्कारी है, सख्त लहजे में रमा जी ने कहा। फिर अपनी बहू का हाथ पकड़कर बोली, चल बहू, तेरे लिए ये जगह सुरक्षित नहीं है, आज रात को मेरे कमरे में सोएगी तू। अरमान गुस्से में पागल हो चुका था। हाँ हाँ, ले जाओ इसे, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है इसकी। मोना रमा जी के साथ उनके कमरे में चली गई। बहू, तू मेरी बेटी जैसी है, मैं जानती हूँ
अरमान ने तुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। रात भर मोना सोचती रही, अगर अरमान की लड़ाई झगड़े और शक करने की आदत से तंग आकर नौकरी छोड़ भी दूं, तो क्या भरोसे की उसके व्यवहार में अंतर आएगा? क्या वो फिर किसी बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा? लड़ने वालों को तो बहाने की भी जरूरत नहीं होती। अगली सुबह हुई। अरमान की आवाज सुबह के सन्नाटे को तोड़ते हुए पूरे घर में गूंज रही थी। मोना, चाय बना रहे हो और सो रही हो? जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। लेकिन आज मोना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अरमान ने गुस्से में आकर रसोई घर में जाकर देखा, लेकिन मोना वहां नहीं थी। बच्चों के कमरे में झांका, लेकिन वहां तो बच्चे सो रहे थे। कमरे में यहां वहां नजर दौड़ाई तो सिर्फ उनके बिखरे हुए खिलौने ही दिखाई दिए। फिर माँ को कमरे में झांकते हुए बोला, माँ, मोना कहाँ है? रमाजी ने कहा, अपने कमरे में होगी या फिर सुबह जल्दी उठकर शायद काम में लगी होगी। नहीं माँ, मैंने पूरा घर देख लिया है, वह कहीं नहीं है। अरमान की आवाज में गुस्सा तो था, पर उसके भीतर एक अनकही चिंता भी झलक रही थी। रमाजी को समझ नहीं पा रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। फिर बोली, कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई? उनके शब्दों में अरमान के भीतर हलचल मचा दी। उसने झट से अपने चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान छड़ाते हुए कहा, अच्छा वो तो चली गई, मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। अब शांति से जी तो सकूंगा। परंतु मन ही मन अरमान परेशान था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वो तो हमेशा की तरह मोना को नीचा दिखाना चाहता था, अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहता था। परंतु वो ऐसा भी कदम उठा सकती है, उसने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी ओर से ये सोच सोचकर बेचैनी हो रही थी कि मोना आखिर गई कहाँ। मायके जाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता की तो वर्षों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और भाई था नहीं। अरमान की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर भी उसने सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वो तो इस बात से खुश है मोना के बिना। अब घर वीरान लगने लगा था। पहले जहां हर सुबह नाश्ते की महक और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजा करती थी, अब वहां एक ठंडा सन्नाटा पसरा हुआ था। बच्चों की मुस्कुराहट कहीं दूर चली गई थी। रमाजी को सुबह सुबह उठकर बच्चों को तैयार करना पड़ता था। सुबह सुबह की भागदौड़ में हिम्मत जवाब देने लगती। उधर बच्चों की बस का समय हो जाता तो जल्दी जल्दी वह दोनों बच्चों और अरमान के टिफिन में ब्रेड टोस्ट डाल देती। अरमान, जो पहले मोना के बनाए गर्मा गर्म पराठे में मीन मेक निकालता था, अब चुपचाप ब्रेड खा लेता। कई बार भूखा ही ऑफिस चला जाता और कैंटीन में कुछ उल्टा सीधा खा लेता। बच्चे भी अब उदास रहने लगे थे। वे अक्सर अपनी माँ के बारे में पूछते, दादी, मम्मी कहाँ चलेगी? क्या वो हमें छोड़कर चलेगी? क्या वो अब कभी नहीं आएंगी? तो रमाजी ने दिलासा देते हुए कहती, नहीं बेटा, मम्मी जल्द वापस आ जाएगी, वो कहीं काम से गई है। कहते कहते उनका मन भी भारी हो उठता। मोना की अनुपस्थिति ने घर की पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। रमाजी, जिन्हें उनकी बहू पहले ज्यादा काम करने ही नहीं देती थी, अब थकान से टूटने लगी थी। हिम्मत होती तो कपड़े धो देती, ये तो कपड़े मैले ही पड़े रहते थे। अरमान भी मजबूरी में वही मैले कपड़े पहनकर ऑफिस जाने लगा। मोना की कमाई घर में ना आने के कारण घर में आर्थिक तंगी बढ़ गई थी। ऐसे में अरमान ने मजबूर होकर अपने बॉस से एडवांस लेने की सोची। लेकिन जब वो बॉस के कैबिन में पहुंचा तो उसके मैले कपड़ों को देखकर बहुत नाराज हो गई और गुस्से में कहा, मिस्टर अरमान,
आपने क्या हालत बना रखी है अपनी। ये ऑफिस है, गाय भैंसों का तबेला नहीं। ऑफिस में आने वाले चपरासी भी आपसे ज्यादा साफ सुथरे नजर आते हैं। और तो और आजकल आप काम में भी लापरवाही दिखा रहे हैं। आखिर कहाँ घूम रहते हैं आप। ऊपर से एडवांस मांगने चली आए। नौकरी करनी है तो ऑफिस कायदे से आना पड़ेगा और सारा काम मन लगाकर करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत से लोग इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने को तैयार खड़े हैं। बॉस की डांट फटकार सुनकर जब अरमान घर लौटा तो सामने बच्चों का फूला हुआ चेहरा नजर आया। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठे हो? अरमान ने अपने बेटे को गोद में उठाकर पूछा तो वो बोला, पापा, हर रोज हमें दोनों के टीचर से डांट सुनने को मिलती है क्योंकि हमारा होमवर्क पूरा नहीं होता। टीचर जो समझाती है वो भी समझ नहीं आता। बस हमेशा मम्मी की याद आती है। अरमान अपने बेटे की बात सुनकर अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। वो बस चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। अरमान का गुस्सा धीरे धीरे घुलने लगा था। वो अब देर रात तक जागता और सोचने लगता कि मोना कैसी उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। उसे एहसास हो रहा था कि मोना के बिना सब अधूरा है। अब उसे अपनी पत्नी की अहमियत समझ में आने लगी थी। और आज घर में छाई खामोशी और बच्चों की मासूम शिकायतों ने अरमान को भीतर तक हिला दिया था। मैं फफक कर रो पड़ा और बोला, ये मुसीबत मैंने खड़ी की है तो इसका समाधान भी मुझे ही करना होगा। लेकिन समझ भी तो नहीं आ रहा था कि आखिर मोना गई कहाँ। वो अपनी सहेली दिया के घर है बेटा, रमा जी ने कहा तो अरमान ने चौंक कर उनकी ओर देखा। क्या मतलब, आपको मालूम था? हाँ बेटा, वो मुझे सब बताकर गई थी, रमा जी ने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। अरमान, पिछले 13 वर्षों से वो तुम्हारे व्यंग्यवार सहती रही, तुम्हारी तीखी बातों को सुनती रही, घुट घुट कर जीने को मजबूर थी। तुमने कभी उसकी मेहनत को नहीं सराहा, बल्कि हमेशा उसकी हर बात में मीन मेघ निकाली। फिर भी वह चुप रही। लेकिन उस दिन अपने ऊपर लगी लाछन को वो सहन न कर पाई। अपनी जहरीली बातों से तुमने उसका दिल इस कदर घायल कर दिया था कि वो भीतर तक टूट चुकी थी। जब मैं उसे रात में अपने कमरे में लेकर आई थी तो वो रात भर जागती रही। तो उसके आंसू से शायद कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन मैं देख पाई थी कि उसका भीतर कितना दर्द है। मैं नहीं चाहती थी कि वो यहाँ घुट घुट कर जिए। इसलिए जब उसने घर छोड़ने का फैसला लिया तो मैंने उसके फैसले में अपनी रजामंदी ताकि वो सुकून से रह सके। और ये भी कहा कि अपने जीते जी मैं बच्चों पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। माँ की ये बात सुनकर अरमान के चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभरने लगी। वो धीमी आवाज में बोला, माँ, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो रमा जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता बेटा, तुम तो उसे हर बार गलत ठहराते रहे। लेकिन बेटा, ये बात तुम्हें समझनी होगी कि पत्नी केवल गृहिणी नहीं होती, वो तुम्हारे जीवन संगनी है। उसके बिना ये घर भी अधूरा है और तुम्हारा जीवन भी। अरमान अब पूरी तरह से चुप हो चुका था। उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उठने लगी। तभी दोनों बच्चे दौड़कर आए। पापा, मम्मी को ले आओ ना, उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। कहते कहते दोनों बच्चे रुआसे हो गई। बच्चों की बातें सुनकर अरमान का दिल और ज्यादा पसीज गया और बोला, तुम रो मत बेटा, तुम्हारी माँ जरूर आएगी, चाहे इसके लिए मुझे उसके पैरों पर गिरकर माफी क्यों ना मांगनी पड़े। मैं मांगूंगा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मोना के रूप में मुझे हीरा मिला था, लेकिन मैंने उसे पत्थर समझकर अपने इन्हीं पैरों से ठोकर मारकर बाहर कर दिया। मैं अभी जा रहा हूं मोना को लेने। पापा, हम ही साथ चलेंगे, दोनों बच्चे एक स्वर में चिल्लाए।
अरमान ने बिना देर किए अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लिया और मोना की सहेली दिया के घर की ओर निकल पड़ा। आज बहुत दिनों बाद उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। अरमान की आंखों के सामने मोना का चेहरा घूम रहा था। उधर मोना अपनी सहेली दिया के साथ कुछ देर पहले ऑफिस से घर लौटी थी। सोफे पर बैठी चाय का कप हाथ में लिए मोना बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान मचल रहा था। उसे अपने बच्चों की हंसी, उनके भोले भाले चेहरे, उनकी मासूम बातें बेहद याद आ रही थी। दिया, जो उसे कई दिनों से इस हाल में देख रही थी, आखिर चुप ना रह पाई और बोली, मोना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इस तरह रो रो कर तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। खुद को संभालो। जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। देखना, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दिया, बच्चों से दूर रहकर मैंने भी तो सजा दे रही हूं, मोना ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दिया ने चौंक कर कहा, शायद कोई आया है, रुको मैं देखती हूँ। दरवाजा खुला और सामने खड़े अरमान को देखकर दिया वाक रह गई। उसके साथ दोनों बच्चे थे, जिनके चेहरे पर खुशी और बेचैनी साफ झलक रही थी। अरमान ने झिझकते हुए कहा, दिया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं मोना से बात करना चाहता हूँ। दिया ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने दिया। अरमान के अंदर आने से पहले ही दोनों बच्चे दौड़कर अंदर आ गए। बच्चों को सामने पाकर मोना की आंखें खुशी से फैल गई। दोनों बच्चे मम्मी मम्मी पुकारते हुए उसकी ओर दौड़े। मोना ने उन्हें सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी की आंसू छलक पड़ी। मेरे बच्चों, तुम लोग कैसे हो? खाना तो ठीक से खाते हो ना? दादी को ज्यादा तंग तो नहीं करते? रुआसी आवाज में मोना ने पूछा। मम्मी, हमें आपकी बहुत याद आती है। घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज घर वापस चलो ना। बच्चों की मासूम चेहरे और उनकी रोती हुई आवाज सुनकर मोना का दिल भर आया। उसने दोनों के गालों को चूमते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि मोना फूट फूट कर रो पड़ी। तभी मोना की नजर अरमान पड़ी, जो सामने खड़ा माँ और बच्चों का ये मिलन देख रहा था। मोना को हैरानी तो इस बात पर हुई कि अरमान की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। फिर अरमान ने गहरी सांस लेकर कहा, मोना, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बस ये कहना आया हूं कि मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे प्यार और मेहनत की कदर नहीं की। मैं तुम्हें हर बार गलत ठहराया, तुम पर शक किया, तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी अहमियत तब समझ आई जब तुम मेरे साथ नहीं थी। घर तुम्हारे बिना सूना हो गया है मोना। बच्चे तुम्हें याद करके रोते हैं। माँ भी टूट चुकी है, लेकिन यकीन मानो, मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज वापस चलो। फिर मोना ने कहा, अरमान, माफी मांगने से सब कुछ सही नहीं हो जाता। रिश्तों में भरोसा और सम्मान बेहद जरूरी होता है। मैं तुम्हें वो सब दूंगा मोना, अरमान ने कहा। फिर नजरें नीचे करते हुए बोला, हालांकि तुम्हारी जिंदगी के वो 13 साल जो तुमने घुट घुट कर गुजारी, वो मैं तुम्हें वापस नहीं लौटा पाऊंगा। लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि अब से तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। बस तुम घर वापस चलो। मोना ने नजर उठाकर बच्चों की ओर देखा, जो अपनी माँ के साथ घर लौटने की आस लिए उसकी आंखों में झांक रहे थे। अब उनसे दूर रहना उसके लिए भी संभव नहीं था। उसे सिर हिलाकर हामी भर दी। अरमान ने राहत की सांस ली। मोना ने मुड़कर दिया की ओर देखा और उसे गले लगाकर सच्चे दिल से उसका आभार व्यक्त किया। फिर दोनों बच्चों ने अपने गोल मटोल चेहरों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान लिए अपनी माँ के दोनों हाथों की उंगलियां थाम ली और मोना अपने परिवार के साथ वापस अपने घर लौट आए। लेकिन अब उस घर में घुटन और तनाव का नामो निशान नहीं था, बल्कि खुशियां उसका इंतजार कर रही थी। घर की फिजा बदल चुकी थी। अरमान ने सच में खुद को बदलने का
हर संभव प्रयास किया। मुन्ना को वो प्यार और सम्मान दिया जिस पर एक पत्नी होने के नाते उसका हक बनता था। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान वापस लौट आई थी। उस घर की हवा में वहां रहने वाले सदस्यों की बेपरवाह हंसी गूंज रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।